हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पहुंच चुका हूं, बहुत खुश हूं। काफ़ी लोग हैं नहीं यहाँ पे, पर यहाँ पे हमें प्रभु सर मिले। सर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाते थे, पर मैं एनसेट में पढ़ाता हूँ। तो ये ब्लॉग जनरली ब्लॉग नहीं है, ये बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो पहाड़ों में उत्तरकाशी में पढ़ रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं। तो मैं रूबरू कराता हूँ प्रभु सर से। सर तो मेरे बच्चों के लिए, और थैंक यू सर टाइम देने के लिए। नहीं कोई बात नहीं। सुनिए आप, मैं भी खुद एक्चुअली एक तरह से उत्तराखंडी हूँ, क्योंकि मेरा भी मैं कर्णप्रयाग में मेरे बहन और मेरे भाई रह रहे हैं वहाँ कर्णप्रयाग में, और मैं भी वहाँ मैं जाता रहता हूँ बहुत गढ़वाल में। बट ये सबसे बड़ा है कि हम लोग जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो मैं इकोनॉमिक हिस्ट्री और लेबर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेबर हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री। और मेरा जो अपना काम था वो एनवायरमेंटल हिस्ट्री और एग्रीकल्चर एग्रेरियन हिस्ट्री पे था। जी सर। तो अभी जी देखिए, हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी आ रहा है, और ये पहाड़ के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है, पर ये हमारे लिए ज़्यादा है। ये भी हम जो प्लेन्स में हैं या जहाँ है, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, आप नवीन भी बताएगा कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लाना चाहते हैं, और एक बड़ा इतिहास का एक बड़ा प्रमुख चीज़ होना चाहिए। हमारे यहाँ एनवायरमेंट हिस्ट्री पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी एनवायरमेंट हिस्ट्री है, मगर अब ये एकदम इमिनेंट हो गया। जो देखिए जोशीमठ में जैसे हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर आप देख रहे हैं वहाँ चमोली में फिर से वो जो डिजास्टर केदारनाथ में हुआ, पहाड़ों में जनरली सारी चीजें हो रही। उसके साथ साथ एक बड़ा चीज़ है जो कि पलायन का, ये दोनों चीज़ मिला के आप देखें कि जो अब हम उनको पलायन अब कह रहे हैं, पलायन ये एक्चुअली दे आर नो लॉन्गर पलायन, दे आर बिकम क्लाइमेट रिफ्यूजीज। दे आर नाउ नो लॉन्गर जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट्स ए क्लाइमेट क्राइसिस का भी प्रभाव है। गांव धंस रहे हैं, गांव का गांव धंस रहे हैं, 1700 गांव डिजर्टेड है उत्तराखंड में। ये एक तरह से इस तरह का एनवायरमेंटल डिजास्टर मैं कहीं नहीं देखा हूँ, किसी और पहाड़ की इलाके में, यूरोप में हो या अमेरिका में, इस तरह का मैं सुना नहीं कहीं। हर जगह ये जो हो रहा है, मतलब इस तरह का जो डिजास्टर, उत्तराखंड में स्पेशली अल्मोड़ा में आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गया है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल डिक्लाइन हो गया। ये सब का जो ये खाली आंकड़े नहीं है, ये एक सभ्यता का एक विनाश का ये हो रहा है, जो कि हमारे ओवरऑल ये में हमारा सभ्यता, हमारा डिसिप्लिन, हिस्ट्री का डिसिप्लिन इटसेल्फ इज अंडर थ्रेट। ये अगर आपके स्टूडेंट्स जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा भी अपना एनवायरनमेंट पे कॉन्शियसनेस रखें, जो आप एंशिएंट पढ़ा रहे हैं या मिडिवल पढ़ाएं या जहाँ भी पढ़ाएं, उसके अंदर ये जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको आप प्रमुखता देना चाहिए। यस सर। ये कारण ये नहीं है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस हुआ तभी प्रमुखता देंगे हम। क्लाइमेट क्राइसिस या क्लाइमेट का इम्पैक्ट या एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट सारे स्टेट फॉर्मेशन से लेकर हर चीज़ पे है। आप तो जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पढ़ाते भी थे पहले, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट का कितना इम्पोर्टेंस है, और आप लोग जो रह रहे हैं उसके अंदर उसका ज़्यादा ही मुझे समझता है। और अगर इतिहास का कोई वैल्यू है तो ये है इसका वैल्यू। ये वैल्यू है कि ये हमें एक केवल एक इमीडिएट क्लाइमेट क्राइसिस का एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है, कि इसका जो ओतप्रोत संबंध है सिविलाइजेशन का, डेवलपमेंट और इकोलॉजी का, इसका अगर हम मतलब अपने कण कण में अगर इसको हम महसूस करें इंटेलेक्चुअली और एम्पैथेटिकली भी, हम मतलब एज ए हिस्टोरियन जो भी इतिहासकार है या इतिहास पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम तो मतलब शेखर पाठक के बहुत ही, मतलब आप जानते हैं शेखर पाठक जी का, उन्होंने मेरी थीसिस, हाँ, शेखर पाठक सर के पास मेरी थीसिस गई थी, क्योंकि मैंने जो काम किया था, हाँ, तो मेरा काम था गढ़वाल हिमालय, तांत्रिज्म गढ़वाल हिमालय, ट्रांसह्यूमनिज्म पे किया था। अच्छा जी सर। हाँ, तो उन पे और सर मैं एक चीज़ और सर से चाहूँगा कि हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये है, जब हम वहाँ पढ़ाते हैं बच्चे एक तो ऑथेंटिक बुक्स पे नहीं जा रहे, यानी ट्रेंड हमने चेंज किया काफ़ी हद तक। सर हमने चेंज किया वहाँ पे कि बच्चे टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, और बच्चे नहीं जाते हैं। और दूसरी चीज़ सर मैं चाहूँगा कि आप इस पर बोलें कि इतिहास को खासकर मैं सभी बच्चों के लिए, खासकर पहाड़ों में, इतिहास को केवल एक कहानी के रूप में, और जैसे राजा महाराजों तक इतिहास इट्स अ बिग डिस्कोर्स। और मैं चाहूँगा सर, प्रभु सर आप प्लीज़
थोड़ा सा इस पे बताएं कि हम इतिहास को वाकई में कहानी समझें, एक एरा का एक डिस्कोर्स है पूरा, कैसे हम अपने तक जोड़ सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उत्तराखंड में प्रॉब्लम्स है, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए दिन कुछ ना कुछ हो रही हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस हो रहे हैं, आर्कोलॉजिकल एनालिसिस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद वहाँ के लोग जो हैं बहुत अवेयर नहीं हो पा रहे उस डिस्कोर्स में। प्लीज सर। नहीं ये तो सही है, हाँ बस आपने बहुत सही कहा। जब देखिए बहुत फेमस फिलोसोफर है Georg Hegel, हेगल कहते थे कि जब कोई चीज़ डूबने लगती है, उसका इंग्लिश में कहते हैं द आउल ऑफ मिनर्वा फ्लाइज एट डस्क। मिनर्वा जो थी वो गॉडेस ऑफ नॉलेज और विजडम की थी, जैसे हमारा सरस्वती है जी तो उनको मिनर्वा कहते थे वो रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन में। तो मिनर्वा का वाहन था उल्लू, आउल। यस सर। उनका एक बड़ा फेमस एफोरिज्म है कि आउल ऑफ मिनर्वा फ्लाइज एट डस्क। ज्ञान तभी आता है जब एक चीज़ का आप देख रहे हैं, आप हमारे सामने उसका टूटना। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग राइजेस प्रिसाइजली ड्यूरिंग क्राइसिस। यस सर। और इसलिए आपको ये ज्ञानोदय का समय है एक तरह से, जो हमारे सिर्फ जो इमीडिएट क्राइसिस है, लॉन्ग टर्म क्राइसिस है, जो कि बच्चों को समझना चाहिए। पलायन का क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट है, क्राइसिस का वो सब जो सारे चीज़ें हम देख रहे हैं, उसको अगर हिस्टोरिकली हम समझें तो एक तरह से हो सकता है। ये इसके लिए एक तो है कि इतिहास केवल स्टोरी नहीं है, केवल वो मिथ नहीं है। मिथ इतिहास का सब्जेक्ट बन सकता है, हम उसको मिथ को एनालाइज कर सकते हैं, हिस्टोरिकली एनालाइज कर सकते हैं मिथ्स को या स्टोरी को। इसलिए रामायण महाभारत इसको हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं। वो एक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट कैसे बना, हर जगह कैसे अलग अलग टेक्स्ट हैं, इसको देख सकते हैं। मगर उसको इतिहास को उसके साथ जोड़ना इमीडिएटली मतलब उसके साथ इतिहास का संबंध है, मगर एक तरह सा एक डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट संबंध। तो ये जो है कहानियों से, और इससे हम कहानी को, या फोकलोर है, ये इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। उसको समझना चाहिए। और जो आप लोग जैसे है आपके अपने मतलब पहाड़ों में so many stories and myths are there, and they can be very good source of history, but don't mistake them as history. वो इतिहास नहीं है, वो इतिहास के स्रोत हैं और इतिहास के सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस है। और आप लोग अगर उस जगह से बढ़े हुए हैं तो जरूर आपका एक रिच अंडरस्टैंडिंग, जो लोग पहाड़ गए हैं उनका तो वो उस तरह का संबंध एक टूट गया है ना, तो आप उसको इनफैक्ट एक पॉजिटिव चीज़ है, उसको रखिए। उसको आप ये ना करें। Since there is nobody to write, one I don't have a pen, so you people can write for each other. Okay. Naveen, you can write for Prabhu. देखिए मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छी किताबें हैं हमारे, ये बहुत बड़े। देखिए सुमित सरकार की पुरानी किताब मॉडर्न इंडिया की, वो ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक क्लासिक है वो। यस वो तो पढ़ना है, मगर सुमित सरकार ने एक नया किताब लिखा है, क्या नाम उसका? मॉडर्न टाइम्स का। वो पुरानी वाली किताब आधुनिक भारत अच्छा, में भी है। हिंदी में आ गई, हिंदी में काफी बुक आ गई है। काफी सालों से है। जी हाँ, सुमित सरकार की वो किताब तो जरूर पढ़ना है मॉडर्न इंडिया के लिए। हमारे साथ सर भी जुड़े हैं सर। मेरा नाम नवीन है। अच्छा, मैं इतिहास का फॉर्मल इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरी दीक्षा काफ़ी कुछ इस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और जो बाद में दोस्त बन गए प्रोफेसर प्रभु महापात्रा, मेरी काफ़ी अकादमिक और राजनीतिक शिक्षा से इस डिपार्टमेंट का काफ़ी संबंध रहा है। मैं पहाड़ से हूँ, कुमाऊँ से, हालांकि काफ़ी समय से दिल्ली में रहे हैं। डिलाइट हो गए आप जैसे। अच्छा, मेडिकल साइंस में मैंने अपना PhD किया, लेकिन अब मैं पिछले करीब 7-8 साल से हम लोग प्रोफेसर प्रभु महापात्रा और बाकी मित्र हैं इतिहास में, उनके साथ मिलकर कुछ मजदूरों के जीवन पे, उनके इतिहास पे रिसर्च साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो मुझे लेकिन उन्होंने एक बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसका मेरा सीधा अनुभव है अपने परिवार के ज़रिए और परिवार का जो पहाड़ के साथ संबंध है उसके ज़रिए।
एक खास तौर पे जो प्राकृतिक जिसको आप इकोलॉजी कह सकते हैं या पर्यावरण का जो संकट है वो कह सकते हैं, वो सिर्फ जैसा प्रभु सर बता रहे हैं, वो सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट किसी इन्वायरमेंटल के किसी पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वहाँ खासतौर पे पहाड़ में पर्यावरण और लोगों का जीवन जितना गहन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि आप पर्यावरण की उसके बगैर उसके इतर कल्पना नहीं कर सकते। पर्यावरण और उनका जीवन का संबंध ऐसा है जिसमें से किसी एक के ऊपर भी अगर प्रभाव पड़ता है किसी भी बाहरी कारण से या अंदरूनी कारण से, तो वो दोनों ही बदलाव की तरफ जाते हैं। और आमतौर पे जब ये तारतम्य या जो बहुत गहरे संबंध हैं पर्यावरण और लोक जीवन के, उनके बीच में जो ये तनाव पैदा हुआ है, खास तौर पे पिछले 40-50 साल से जो जिस तरह का विकास का मॉडल पहाड़ में बनाया गया है, उससे ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसको मूलतः कई बार सिर्फ एक तरह से पर्यावरण को इस तरह से बात करते हैं जैसे कि पर्यावरण लोगों से अलग कोई चीज है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और शायद लोग देते हैं पहाड़ में खास तौर पे, क्योंकि पर्यावरण और उनका जीवन अलग नहीं है। लेकिन इस पर्यावरण का और लोगों के जीवन का इतिहास, सामंजस्य और उनका जुड़ा हुआ इतिहास क्या है, उसको भी सामने आना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और वहाँ के लोगों के जरिए इस पे ज्यादा गहरे से बातचीत हो सकती है, उनके अनुभव से भी बात हो सकती है, और उस अनुभव को फिर विश्लेषित कर सकते हैं अपने इलाके से बाहर भी, और उस पर फिर सोचना चाहिए। तो मसलन मैं आपको इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव में, कुमाऊं में, एक ज़माने में पहले जब जिसको पलायन कहते हैं, वो सिर्फ पलायन ऐसा नहीं कि एक बार गए और फिर कभी लौट के नहीं आए। पलायन मतलब एक लगातार आना जाना पहाड़ और काम की जगहों पे होता रहता है। लेकिन लोग सिर्फ मजदूरी करने नहीं जाते, लोग जंगलों में भी कुछ काम करते हैं, लोग खेतों में भी काम करते हैं। उनका जीवन सिर्फ एक किसी तरह के जीवनचर्या से नहीं चलता, बल्कि बहुत तरह के काम करते हैं, खेती भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, अपना भी कुछ काम कोशिश करते हैं। तो जटिल जीवन है पहाड़ का व्यक्ति और पहाड़ का परिवार, लोग जटिल और मजबूत लोग हैं, और बहुत कठिन परिस्थिति में थोड़ा सा करना चाहूंगा। तो सर आज जो पहाड़ जिस जटिल तो है, हम लोग पहले से काफी स्ट्रगल था तमाम सारी चीजें, पर जिस हिसाब से कहीं ना कहीं ये हमारा ऐतिहासिक एस्पेक्ट्स या कहीं ना कहीं हम जागरूक करने में इतिहास को पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि माइग्रेशन पूरा रोजगार की वजह से हो रहा था, पर आज कहीं ना कहीं अब जैसा जोशीमठ की स्थिति आज जो बनी हुई है, अब वहाँ सर रोजगार की वजह से नहीं होगा माइग्रेशन, क्योंकि जोशीमठ इज द फेमस टूरिस्ट प्लेस और होली प्लेस, क्योंकि वहीं से नजदीक है, बद्रीनाथ धाम है। पर वो इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से या कहीं ना कहीं हमारे जो विकास के मॉडल है काफी सालों से चले आ रहे हैं, जिसके स्टडी हुई है, उसकी वजह से सर खतरा में तो है पहाड़। आपको क्या लगता है सर? नहीं, खतरे में है। मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ। आप जोशीमठ से तो सब लोग परिचित हैं। आप किसी पहाड़ के किसी गांव में, आप कुमाऊं में चले जाए इस समय, जी सर, तो पहाड़ में लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, या खेती का स्वरूप बदल गया है ना। और इसके पीछे एक, आप हमारे गांव की तरफ चले जाए तो एक बड़ा कारण है कि आपकी खेती सुअर या बंदर, वो खेती खत्म हो जाती है। आप आलू लगाएंगे तो या तो आपको 24 घंटे दिन और रात उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, नहीं तो वो खा लेंगे। और अब पिछले करीब 15 साल से हम देख रहे हैं कि लंगूर और बंदर जो है वो पूरी फसल खराब कर देते हैं, और आपको दिन भर आपका काम खेती के अलावा ये है कि आपको उसको खेती को जानवरों से बचाना है। अब ये जानवर तो वहाँ के प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा रहे हमेशा, तो अचानक ये कैसे होने लगा कि जानवरों और इंसानों के बीच में ये लगभग एक तरह का सिविलाइजेशनल, एक तरह का सभ्यतात्मक झगड़ा जैसा लगता है कि जैसे कि जानवरों, जबकि जानवर और जंगल और घर ये सब एक सामंजस्य में रहते हैं। अभी सामंजस्य खत्म हुआ क्योंकि जंगलों में जानवरों के लिए किसी बहुत कारणों की वजह से जंगलों में उनके लिए भोजन नहीं है, या फिर शहरों से आपने जो लंगूर बंदर पकड़े वो सब पहाड़ों में छोड़ दिए। अब वहाँ कुछ लंगूरों की संख्या ज़्यादा है, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, और खेती के इतर बाकी तरह के कामों में मजबूरन जाना पड़ता है। अब ये भी किसी न किसी रूप में वहाँ के पुराने जो संसाधन थे उनका स्वरूप बदल रहा है, उसका फिर पलायन पे अलग तरह का फर्क पड़ेगा, लोगों के जीवन बदल रहे हैं काफ़ी तेजी से, और इससे जंगलों का स्वरूप बदल रहा है।
जंगलों में आग ज़्यादा लग रही है, जंगलों का विनाश भी हो रहा है। और ये सिर्फ पहाड़ के लोगों की वजह से नहीं, ये पूरा विकास का मॉडल है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारे इतिहास के संदर्भ में भी समझना पड़ेगा और आज के संदर्भ में भी समझना पड़ेगा। और नहीं तो पहाड़ में, अगर पहाड़ के साथ ये बदलाव जिस तेजी से हो रहे हैं, ये सिर्फ पहाड़ को ही नहीं बर्बाद करेंगे, ये शहरों को भी बर्बाद करेंगे और शहरों का जीवन भी इससे बदलेगा। तो जो शहर के लोग हैं उनको भी समझने की जरूरत है। ऑलरेडी बदल रहा है। सर थोड़ा सा लास्ट कमेंट आप कुछ नहीं। हमारे स्टूडेंट को और वहाँ के लिए, तो मुझे लग रहा कि हम तो सर से मिलने आए थे, और चलिए मेरा सौभाग्य है कि सर का कमेंट जोशीमठ के ऊपर भी जा रहा है, एनवायरनमेंट चेंज के ऊपर आए थे। तो ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन मैं जरूर शेयर करूंगा, साझा करूंगा, क्योंकि सर के बहुत अच्छे आइडियाज थे। मैं तो मिलने दूसरे से आया था सर से। तो ठीक है सर, थोड़ा हमारे स्टूडेंट के लिए हमारे मैं जो कह रहा था, देखिए इस सिंपल बात है, जी सर। नवीन कह रहे हैं जो, देखिए ये पहला बात है, इतिहास क्या है? यस सर। इतिहास इज अ स्टडी ऑफ चेंज, जो कि परिवर्तन का चेंज का एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। चेंज, इतिहास चेंज के बिना कोई चीज़ सेम नहीं रहती है। कोई चीज़ जो लगती है कि अब ये जैसे बंदर के हर वक्त रहते थे, बंदर ये भी चेंज हुआ है। और वो चेंज को समझने में हमें अगर हिस्टोरिकली देखें तो हिस्ट्री की ये बात नहीं केवल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें, आप अपने गांव की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ें, लोकल हिस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करें, तो ये चेंज की जो वैल्यू है आप समझ जाएंगे। तो इससे क्या है, दो चीज़ आता है। एक आता है कि चेंज जो है एक कांस्टेंट है, चेंज होते रहेगा। चेंज है, ग्लेशियर्स के अंदर चेंज हो रहे हैं, पहाड़ों के अंदर चेंज है, धीरे धीरे कोई चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कोई ज़्यादा जोर से चेंज हो रहा है, कोई तेजी से। कोई हमें जो पॉलिटिकल चेंज देखते हैं बहुत, आज वो कांग्रेस का है, कल बीजेपी का, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। और कोई चीज़ बहुत अंदर से देर से चेंज हो रहा है। पहाड़ में ढलानों में जो खेती होती थी उसके अंदर चेंज हुआ है, क्रॉप चेंजेस हुए हैं, काफी चेंजेस हुए हैं। ये ऑल ऑफ दीज आर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग केवल इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस इससे नहीं कर सकते, आपको इसलिए इतिहास का जरूरी ज्ञान होना चाहिए, जरूर। और इसलिए आप अगर आप जाने तो इससे पहला बात है, अगर आप जाने कि चेंज होता है, आप जान सकते हैं चेंज को कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चेंज का अच्छी एस्पेक्ट को कैसे ला सकते हैं, जो मारात्मक एस्पेक्ट है उसको कैसे घटा सकते हैं। ये हिस्ट्री का अगर कोई लेसन है कि हिस्ट्री टेल्स यू कि इट इज पॉसिबल टू चेंज आवर कंडीशन ऑफ लाइफ। जी सर। ये जो चेंज के हम समझ रहे भाई चारों तरफ आपदा आ रही है, हम ऐसे पड़े रह रहे हैं, इसको उठाने के लिए, इसको जानने के लिए, ताकि एक्टिविटी हो हमारे अंदर जो वो है। हिस्ट्री टीचेस यू दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन चेंज, दे कैन चेंज एंड द चेंज कैन बी बैड, खराब हो सकता है बट चेंज भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है जो कि अब ये भगवान ने नहीं किया है, भगवान या ऊपर वाले ने नहीं किया है, ये नहीं समझना, ये मनुष्य ने किया है। Yes, sir. ये जो आ रहा है प्रकृति में चेंज आ रहा है, वो मनुष्यों की तरह चेंज है। इससे तो बड़ा कोई और नहीं हो सकता कि भाई ये 150 साल के अंदर इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं जो कि हज़ारों साल में चेंज नहीं हुए, है ना। सडनली चेंज हो रहे हैं, सडनली चेंज हो रहे हैं, काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए जो है हिस्ट्री को एक टाइम का अपना भी मतलब आप देख सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, बिकॉज हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ टाइम ऑल्सो। टाइम इज इट्स सब्जेक्ट, टाइम इज इट्स मेन सब्जेक्ट। इसलिए तो मैं कह रहा था ना, 2 किताबें हैं, उसको ज़रूर आप लीजिए, आप बच्चों को दिखाइए। सुमित सरकार का मॉडर्न इंडिया है, मैं भी मॉडर्न इंडिया के कह रहे हैं। आजकल तो आपने शायद इतिहास के बारे में, जैसे टोनी जोसेफ का किताब है अर्ली इंडियन के बारे में, वो बहुत ही बढ़िया किताब है, जो कि नया डीएनए एनालिसिस से पता करता है कि भारत के अंदर कितने बारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, किस तरह से। डीएनए एनालिसिस से पता चल रहा है, जो कि पहले लग रहा था कि हम मतलब बहुत सारी चीजें, बट ये वाली टोनी जोसेफ की वो किताब है अर्ली इंडियंस, वो तो जरूरी है। दूसरा है जो कि लेटेस्ट टेक्निक, जो साइंटिफिक टेक्निक डीएनए एनालिसिस का, एंशिएंट डीएनए एनालिसिस को इसको यूज करके कैसे डिफरेंट हमारा संस्कृति में इतने सारे डाइवर्सिटी और लोग आए हैं। कोई बाहर का आदमी, कौन किसको बाहर का आदमी, किसको बाहर के गए, कौन किसको मूलवासी है, कौन, सब कोई आया है, सब कोई
परस परस जो कि नेहरू कहते थे ना, जी। जैसे सब आए और यहाँ बस गए हैं, कुछ लोग नहीं है, कुछ चले गए, मतलब जैसे ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हैप्लो ग्रुप्स ना, मिक्स टू एंड देन वी You should get that book by the way. ओके सर, पक्का सर, पक्का। तो मॉडर्न ये जो पर्यावरण के बारे में भी इतिहासकारों ने अभी ज़्यादा थोड़ा सोचने लगा है। तो ये सुमित सरकार जो कि हमारे मतलब टीचर भी हैं और जी सर। हमारे ये के बड़े गुरु भी हैं, जी सर। तो सुमित सरकार ने जो पहला अपना मॉडर्न इंडिया लिखा था, उसके बाद इन्होंने मॉडर्न टाइम्स करके किया, अच्छा, ठीक। जिसमें उन्होंने बहुत सारे नया जो है चीज़ लाए हैं, इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा है, हिस्टोरिकल मॉडर्न टाइम्स में इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी लाए हैं। तो ये चीज़ आप ये किताब अगर हो सके लीजिए और हो सके वहाँ ट्रांसलेट करा दीजिए। जी। शायद ट्रांसलेट हो रहा ट्रांसलेट हो रहा होगा सर। हाँ। और सर एक चीज़ और, हाँ। हमारा क्या है, हमारा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है हाँ। और वहाँ मैक्सिमम पीजी क्लासेस वो एमए एमए है सर। हाँ। तो ठीक है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हाँ। बट वहाँ एमए की क्लासेस होते हैं, जैसे सर ने आपने कहा। और मेरा फोकस ये रहता है, खासकर हम जो नए बच्चे, जो बच्चे मुझे देख भी रहे हैं, मैं उनसे सामने भी कहता हूँ कि सर के हमारे बहुत ही सीनियर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन हमारे सर है, मैं उनके सामने बात कह रहा हूँ कि सर मैं कहता हूँ कि हम जो रीजनल टॉपिक है हाँ, हाँ। हमारे, रीजनल प्रॉब्लम्स हमारी, हाँ। चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित है या नेचर में चेंजेस होने की संभावना, या पर्यटन में बहुत सारी हाँ, इको टूरिज्म है, हाँ। तो मैं बच्चों को चाहता हूँ सर कि मैं उन पर आप डिसर्टेशन करिए हाँ, और हाँ। कुछ अपना नयापन उनके लाइए, क्योंकि अगर उन पे आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पहाड़ों के लिए हाँ। रीजनल हिस्ट्री को हम सबमिट कर सकते हैं सर। तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली रिच, और वो होगा आप अगर कॉन्शियस हो गए अपने रीजन के बारे में, जी, अपने सर। लोकल अपने गांव के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो आपकी जुड़ा वो पलायन के लिए भी वो खिलाफ होगा ना। जी, सर। लोग वो गर्व करेंगे कि देखो हमारे देश और में कुछ नई ये- बात हाँ उभर के भी आए, क्योंकि मेन हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम, और कहीं ना कहीं जो हमारा रीजनल एस्पेक्ट है छूट जाता है। हाँ। तो सर थैंक Thank यू you so वेरी much, मच रमेश. Thank you. आपको, हाँ। मतलब आप हमारे गुरु है सर, Hey, ठीक है ना, Thank you. थैंक यू सर। और ये अच्छा, ब्लॉग हाँ जनरली अच्छा ही बन गया। मैं तो अभी हमारे साथ में रिसर्च स्कॉलर अजीत, आपका टॉपिक किस सब्जेक्ट पे करें सर आप? मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे मेरा काम है। मेरा अच्छा। 20वीं सदी के जी सर। भोजपुर आंदोलन के सामाजिक इतिहासकार थे। भोजपुर में और आंदोलन हुआ मैं था। बेसिकली भोजपुर में मूवमेंट हुआ था। ओके। सबसे पहले 1967 में नक्सलवादी मूवमेंट हुआ था। जी, उससे जी। बड़ी मूवमेंट जो है जी, जी, हमें जी। भोजपुर में देखने को मिलता है। तो मेरा बेसिकली उस पे जो है वुमेन एंड सेक्सुअलिटी को लेकर जो है काम है। थैंक यू अजीत, आपने हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया। मैं आपको अजीत कह ही सकता हूँ क्योंकि मैं आपका एब्सोल्युटली सीनियर भी हूँ और फ्रेंडली। थैंक यू और गुड लक आपके लिए। और थैंक यू सर अगेन, और थैंक यू सर।